इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो है रिलेटेड हमारे साइंस एंड टेक से। हमारे यहाँ पे इंडिया में केरला में एक केस डिटेक्ट हुआ है वेस्ट नाइल रिवर से। तो वो किस तरीके से होता है वेस्ट नाइल फीवर, उससे रिलेटेड आज हम डिस्कशन करेंगे और उसके अलावा देखेंगे कि जो इसका फर्स्ट केस था वो कहाँ पे था। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट करता है हमारा साइंस एंड टेक में जो डिजीज़ वाला पार्ट होता है उससे रिलेट करता है। तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जो करंटली पंजाब गवर्नमेंट या अदर गवर्नमेंट्स निकाल रही हैं, तो उसमें जहाँ कहीं भी साइंस एंड टेक पार्ट आएगा तो ये टॉपिक वहीं पे कवर होता है। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैन डाइज ऑफ वेस्ट नाइल वायरस इन केरला। तो ये जो वायरस है ये मॉस्किटो जो होता है इसका मॉस्किटो एज अ वेक्टर एक्ट करता है इसमें। तो आईएस डिजीज़ के बारे में या इस वायरस के बारे में देखते हैं। तो हुआ क्या है कि ये जो न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि जो केरला की जो एक डिस्ट्रिक्ट है थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे जो 47 ईयर्स ओल्ड जॉबी नाम का जो एक शख्स था उसकी डेथ हो गई है। ऑफिशियल्स ने बताया है कि 17 मई को उसका वेरियस हॉस्पिटल्स में उसकी ट्रीटमेंट हुई, लेकिन फाइनली उसकी डेथ हो जाती है 2 दिन बाद। तो जो डॉक्टर्स हैं वहाँ के उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है वेस्ट नाइल रिवर वायरस के बारे में। और ये जो वायरस है इससे पहले भी 2006 और 2011 में केरला में ही इसकी रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं। 2006 में ये एलापूजा करके डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पाया गया था, और उसके अलावा 2011 में ये इमाकुलम करके डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पाया गया था। तो आइए अब देखते हैं मैप्स में। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये अभी यहाँ पे पाया गया है थिरासूर, और ये अलापूजा करके डिस्ट्रिक्ट है। और उसके अलावा जो हमने डिस्ट्रिक्ट की थी वो थी इरनाकुलम। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन स्टेट के अकॉर्डिंग अलग हो सकती है, तो अगर मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया तो आप प्लीज़ मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स में। तो आइए अभी वायरस के बारे में जान लेते हैं कि मतलब ये वायरस किस तरीके का होता है। तो ये एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, वेस्ट नाइल वायरस इसको कहा जाता है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से बना हुआ है वायरस। जो हमारा DNA होता है, जो आप यहाँ पे ये जो फिगर देख रहे हो ना, ये डबल स्ट्रैंडेड होती है। तो इसी तरह से अगर इसका एक स्ट्रैंड हटा दिया जाए तो वो हो जाएगी सिंगल स्ट्रैंडेड, और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को कहते हैं और डबल स्ट्रैंडेड DNA को कहते हैं। तो जो WHO है उसने बताया है कि ये मेंबर है फ्लावी वायरस जीनस का, जो कि बिलोंग करता है जैपनीज एनसेफेटाइलिस से। ठीक है, एंटीजेनिक कॉम्प्लेक्स फैमिली है ये फ्लावी वायरेडे से। ठीक है, ये क्यूलेक्स स्पीसीज है मॉस्किटोज की, जो एक्ट करता है प्रिंसिपल वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन। और आगे क्या बताया है, इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटोज बिटवीन एंड अमंग ह्यूमंस एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स विच आर रेजर्वॉयर होस्ट ऑफ द वायरस। मतलब जनरली जो बर्ड्स होते हैं वो एज ए होस्ट एक्ट करते हैं इस वायरस के। तो अब देखते हैं कि ये वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है। जो मॉस्किटोज होते हैं वो जब इन्फेक्टेड बर्ड्स के ऊपर फीड करते हैं ना, तो वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं मॉस्किटोज, और जब वो मॉस्किटोज ह्यूमन के ब्लड पे फीड करते हैं तो वो उस दौरान इस वायरस को ह्यूमंस में ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा मॉस्किटो की बाइट की वजह से ये ट्रांसमिट हो सकता है ये वायरस, और उसके अलावा ह्यूमंस और एनिमल्स में भी ये इंजेक्ट हो सकता है वायरस, वेयर इट कैन मल्टीप्लाई एंड पॉसिबली कॉज इलनेस, ऐसा WHO का कहना है। अब नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे होता है। वेस्ट नाइल वायरस कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब इसमें जो इसका ट्रांसमिशन है एज सच डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू नोटिस नहीं किया गया है। मतलब अगर इसका ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन होता है तो जो जनरली केसेस नोट किए गए हैं वो यही है कि या तो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए ह्यूमन में,
या फिर इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चे को हो सकता है, वो हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग से या फिर बर्थ के दौरान, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई इंसान है जो वायरस के एक्सपोजर में आ जाए लेबोरेटरीज में, ये सब केसेस के थ्रू जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है। अदरवाइज फूड शेयर करने से या एयर टू एयर ट्रांसमिशन से एज सच कोई केसेस अभी तक तो सामने नहीं आए हैं। फिर भी जो गवर्नमेंट है उसने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि क्योंकि ये बर्ड्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो अगर आप बर्ड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब उनका मीट कंज्यूम कर रहे हैं या किसी भी तरीके से बर्ड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो उनका जो मीट है उसको प्रॉपर तरीके से कुक करके और फिर ही कंज्यूम किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं इसके सिम्टम्स। जनरली देखा गया है कि ये 80% ऑफ द टाइम्स ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब ये कोई भी सिम्टम्स शो नहीं करता। रेस्ट डेवलप्ड व्हाट इज कॉल्ड द वेस्ट नील फीवर और स्फीयर वेस्ट नील डिजीज, ठीक है। और 20% ऑफ केसेस में जो ये सिम्टम्स शो करता भी है उसमें आते हैं फीवर, हेडेक, फटीग, बॉडी एचेस, नोशिया, रैशेस एंड स्वेलो ग्लैंड्स। और जो इसका स्फीयर इन्फेक्शन है उससे पैरालिसिस और इवन डेथ भी कॉज हो सकती है। ये जनरली एस्टिमेट किया गया है कि अप्रोक्सीमेटली 150 में से एक इंसान को जो ये वेस्ट नाइल वायरस है वो स्फीयर फॉर्म डेवलप कर सकता है। और रिकवरी इसकी ये जो वायरस है ये जो फीवर है इससे रिकवर होने में कुछ महीने या कुछ वीक्स तक भी लग जाते हैं, ऐसा CDC का कहना है। इट यूजुअली टर्न फेटल इन पर्सन विद कोमॉर्बिडिटीज एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन्स। कोमॉर्बिडिटीज का मतलब होता है वो इंसान जिनको या तो डायबिटीज है या फिर एड्स है या फिर उनका जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। जनरली जिनको एड्स होती है उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, और जनरली उनकी डेथ एड्स की वजह से ना होके वीक इम्यून सिस्टम की वजह से कोई ना कोई उनको बीमारियां लगती रहती हैं जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जनरली फेटल होता है उन लोगों के लिए जिनको कोमॉर्बिडिटीज हो या इम्यून उनका कॉम्प्रोमाइज हो। कोमॉर्बिडिटीज हो जाती हैं जैसे किसी इंसान ने ट्रांसप्लांट करवाया हो रिसेंटली, ठीक है, तो वो कोमॉर्बिड पीपल में आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है। मतलब ये सबसे पहले डिटेक्ट कहाँ पे हुआ था वेस्ट नाइल वायरस। द वायरस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन अ वुमेन इन वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट ऑफ युगांडा। ये अभी मैं आपको मैप में शो करवाऊंगा कि कहाँ पे है युगांडा। अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में है, हमारे इक्वेटर को टच करता है ये, मतलब इक्वेटर इसमें से पास होके जाता है। तो 1937 में फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ था इसका वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट में, तो इसी वजह से इसका नाम भी वेस्ट नाइल वायरस ही रखा गया है। इसके अलावा इट वाज आइडेंटिफाइड इन बर्ड्स लाइक क्रोज, columbiforms like doves and pigeons in the Nile Delta region in 1953. Before 1997 ये जो वायरस था इसको कंसिडर नहीं किया जाता था कि ये पैथोजेंस मतलब ये बर्ड्स में पाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब इसके वायरस की वजह से डेथ कॉज हुई इजराइल में डिफरेंट बर्ड स्पीसीज की वजह से, तब उनको पता चला कि ये इसके थ्रू भी कॉज होता है, बर्ड्स के थ्रू भी। तो ये जो आपका मैप है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अफ्रीका है और ये लेक विक्टोरिया के पास युगांडा पड़ता है, उसके बिल्कुल मतलब नॉर्थ ईस्टर्न वाली साइड पे युगांडा पड़ता है और ये इक्वेटर को टच करके जाता है, ठीक है। ये आपके ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि युगांडा अब न्यूज़ में आ गया है किस वजह से, वेस्ट नाइल वायरस की वजह से, तो आपको इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन पता होनी चाहिए। उसके अलावा उससे जो साथ में जो भी ज्योग्राफिकल फिगर्स या एंटिटीज जो उसको टच करती हैं या जिसके थ्रू वो पास होता है या जो भी उसकी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो राइट हैंड साइड है ये उसका प्रॉपर मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इसके पास पड़ता है और ये जो लेक शो हो रही है ये है लेक विक्टोरिया, ठीक है, और ये आपका युगांडा है। और ये जो वेस्ट नाइल रिवर है ये इसके आसपास ये वाली
ये इसके पास पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिटेक्शन में। फिर 1999 में क्या होता है कि WMV स्ट्रेन बिलीव टू बी वन सर्कुलेटिंग इन इजराइल एंड ट्यूनेशिया, ये यहाँ से पहुँच जाता है, जो अभी तक इजराइल और ट्यूनेशिया में ही पाया जाता था, ये यहाँ से पहुँच जाता है न्यूयॉर्क में, और वहाँ पे लार्ज आउटब्रेक हो जाता है। वहाँ से हो जाता है हमारे यूनाइटेड स्टेट्स में, और वहाँ से कनाडा और वेनेजुएला में हो जाता है। उसके बाद जो इसके मेजर आउटब्रेक्स हैं वो फाउंड किए जाते हैं जहाँ पे माइग्रेटरी रूट्स होते हैं, मतलब जहाँ जहाँ से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं ना, जैसे हो गया अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, मिडल ईस्टर्न हो गया रीजन हो गया, या फिर नॉर्थ अमेरिका हो गया, या फिर वेस्ट एशिया हो गया, ठीक है। जहाँ जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं वहाँ वहाँ पे इस वायरस को डिटेक्ट किया गया। तो इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? इसके प्रिवेंटिव मेजर्स वही होते हैं जो हम जनरली प्रिवेंटिव मेजर्स लेके चलते हैं मॉस्किटो बाइट से बचने के लिए, मतलब फुल स्लीव के कपड़े पहनो ताकि वो बैरियर एज ए बैरियर एक्ट कर सके फॉर द टू द एक्सपोजर ऑफ बाइट्स, ठीक है। उसके अलावा जो उनकी ब्रीडिंग साइट्स हैं उनको रिड्यूस करो, जो वाटर कंटेनर्स हैं उनको कवर करके रखो, ठीक है। ये सब आ जाते हैं उसके प्रिवेंटिव मेजर्स। तो जो आज की जो क्लास थी आपकी वो यहीं तक थी, ठीक है। इससे इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। और उसके अलावा जो हमारे दूसरे कोर्सेज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और हमने ADA की फ्री मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है, तो उसमें इनरोल करने के लिए भी आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की क्लास यहीं तक थी। आपके एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू सो मच।